सर 11 है। including me. Good morning, everyone. Welcome back. In today's class, we will be going to start with a new chapter: microorganism, friends or foe, friends and foe. Microorganisms जो है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आप जो है प्रेजेंट सिनेरियो में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में डिस्कस करके हम इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। चलिए मोहित, अब स्टार्ट की जाए। 12 हो गए हैं। यस सर। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। यस, देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। ये तो वो हैं जिनको हम अपनी आंखों से आसानी से देख पा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम अपनी आईज से देख पाना जिनको पॉसिबल ना हो। माइक्रो माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 1 माइक्रोमीटर। या आप ऐसे लिख सकते हो कि यू हैव टू कन्वर्ट 1 माइक्रोमीटर इनटू मीटर। ठीक है, राइट डाउन दिस क्वेश्चन, कन्वर्ट 1 माइक्रोमीटर इनटू मीटर। ये आप करोगे खुद, मैं नहीं कराऊंगा। फाइंड आउट करो, गूगल बाबा की हेल्प लो या किसी की भी हेल्प लो। फाइंड इट आउट। यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू कन्वर्ट 1 माइक्रोमीटर इनटू मीटर। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी आपके लिविंग बींग्स होते हैं, वो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे आर फाउंड इन अ वेरी यू नो, उनको देख पाना बड़ा ही मुश्किल होता है क्योंकि उनका साइज जो है बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में जो ब्रेड अगर आप रख देते हो तो वो जल्दी से स्पॉइल हो जाता है। उसके ऊपर जो है ग्रेश व्हाइट कलर की एक लेयर जम जाती है, पैचेस जम जाते हैं, जिनको हम अगर अपने माइक्रो जो होता है मैग्नीफाइंग ग्लास उसकी हेल्प से देखें तो हम उसको अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। ये जो छोटे छोटे ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर्स बनते हैं उस पर, ये स्ट्रक्चर्स कहाँ से आते हैं इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इस क्लास के रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उसके वीडियोस में आपको शेयर करूंगा, तो हम अभी डिस्कशंस करेंगे। उसके अलावा जो आपको एक्स्ट्रा काम जो दे रहा हूं मैं, वो वीडियोस को देखना होगा, क्योंकि वीडियोस को जब आप देखोगे विच विल बी ऑब्वियसली फ्रॉम दीक्षा पोर्टल और फ्रॉम यूट्यूब, उन वीडियोस को देखने के बाद आपको एनिमेशंस के थ्रू ये चीजें समझ में आएगी। ठीक है, चलिए हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सॉइल जो होती है उसके इसमें एक्टिविटी दी गई है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। आपको एक मॉइस्ट सॉइल लेनी है, जो गीली मिट्टी है उसको उसको जो है बीकर में डाल देना है और उसके अंदर थोड़ा सा वाटर जो है उसको डाल देना है। थोड़ी देर बाद देखोगे कि उसके अंदर जो है वाटर जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा, सॉरी जो सॉइल है वो सेटल डाउन हो जाएगी। और एक उस वाटर में उस पूरे वाटर से क्या करना है, एक ड्रॉप वाटर जो है निकाल के उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जो है उसको देखना है। उसको देखने के बाद क्या आप ऑब्जर्व करोगे, you will observe that the water has tiny microscopic animals जो हैं बहुत छोटे छोटे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रेजेंट रहेंगे उसमें। बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स आपको उसके अंदर मिलेंगे। उन सभी को क्या बोला जाता है, इन सभी को हम माइक्रोब्स की कैटेगरी में डालते हैं। माइक्रोब्स बेसिकली कैटेगरी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स को इतने छोटे होते हैं कि इनको हम अपनी नेकेड आई से हम इनको नहीं देख सकते। हमें उसके लिए कुछ ना कुछ जरूरत पड़ेगी, जैसे माइक्रोस्कोप की पड़ेगी या माइक्रो तो मैग्नीफाइंग ग्लास की पड़ेगी, लेकिन माइक्रोस्कोप की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। बिना उसके हम इन ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख पाएंगे। कुछ फंगस की तरह जो है ब्रेड के ऊपर लगते हैं, जिनको मैग्नीफाइंग ग्लास की तरीके से हम मैग्नीफाइंग ग्लास से हम की हेल्प से हम देख पा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर किसी को दिखना हो तो हमें मेरा माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इन सभी इसलिए इनका स्मॉल साइज होने की वजह से हम इनको किस कैटेगरी में डालते हैं, बिकॉज वी पुट देम इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स की कैटेगरी में डालते हैं। ये बेसिकली जो है 4 मेजर ग्रुप में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। देयर आर बेसिकली 5 मेजर ग्रुप्स। वन इज बैक्टीरिया,
other one is fungi, other one is protozoa, and the last one is algae. तो ये 4 मेजर कैटेगरीज हैं जिसमें हमने इन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इनको डिवाइड किया हुआ है बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वो शो करते हैं उसके हिसाब से। अभी मेरा एक क्वेश्चन है बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर। आप लोगों ने अभी अभी आप जो सिचुएशन फेस कर रहे हो, हम भी फेस कर रहे हैं, पूरी दुनिया उसको फेस कर रही है, पेंडेमिक जो चला हुआ है, इसमें एक वायरस है। कौन सा वायरस है? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस तो कोरोना वायरस नहीं है, उसका वायरस का एक नाम है। मैंने पिछले साल भी आपको बताया था। कोविड-19। पूरा नाम बताओ। कोरोना वायरस 19। नहीं, चलिए दूसरा टास्क दे रहा हूं आपको। यू हैव टू फाइंड आउट द वायरस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोना। कोरोना के लिए रिस्पॉन्सिबल एक वायरस है, उस वायरस को आपको फाइंड आउट करना है वायरस कौन सा है। चलिए अब वायरस की बात कर रहे हैं तो वायरस के बारे में ही थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। वायरस जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वायरस होते हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही। मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल है, उससे वायरस जो है दूसरे इंडिविजुअल के अंदर आ गया, तो ये अब मेरे मान लेते हैं कोई वायरस है ए पर्सन से बी पर्सन के बीच में आ गया, तो ए पर्सन से जब वो बी पर्सन के बीच अंदर गया है बाय द प्रोसेस ऑफ स्नीजिंग या हवा से जो है वो ट्रांसमिट हो गया है, किसी भी तरीके से वो ट्रांसमिट हो गया है, तो क्या करेगा वो होस्ट जो है, जो पर्सन बी है, वो क्या हो जाएगा, वो उसका होस्ट हो जाएगा। उस होस्ट के अंदर वो क्या करेगा, वो रैपिड रेट पे जो है वो रिप्रोड्यूस करने लगेगा। और ये होस्ट कौन हो सकता है? ये होस्ट आपके बैक्टीरिया हो सकते हैं, आपके प्लांट हो सकते हैं और एनिमल हो सकते हैं। तो वायरस से प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है? एक मास्क लगाना पड़ता है। आप समझ रहे हो मास्क की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर वो वायरस जो है आपके अंदर आ गया, तो अंदर आने के बाद क्या करेगा, आपकी पूरी बॉडी के अंदर रैपिड रेट पे बहुत तेजी से जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा, आपकी बॉडी को वीकन कर देगा, बहुत ज्यादा वीक कर देगा और आप क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। तो उस सबसे बचने के लिए एक तरीका अपना मास्क पहन के रखो, हैंड सैनिटाइजर से अपने जो हाथ है उसको रेगुलर इंटरवल्स पे साफ करते रहो, हैंड वॉश करते रहो, ठीक है। अभी ठीक है, हमने बात कर रही है कि जो कोविड का जो वायरस है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, ऑन पर्पस में नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि आई वांट यू टू फाइंड आउट एंड रीड इट वेरी थोरोली। चलिए आगे बात करते हैं। जो होस्ट है वो क्या हो सकता है? वो कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी प्लांट हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है। इसके जो पिक्चर्स हैं वो आपको थोड़े से अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि डिफरेंट टाइप के जो वायरस होते हैं उनके पिक्चर्स कैसे दिखाई देती है। कुछ जो एल में कुछ बीमारियां हैं जो इससे वायरस से फैलती हैं, वो सबसे बड़ी बीमारी तो अभी जो चली हुई है वो है। उसके अलावा भी कौन कौन सी बीमारियां जो फैलती हैं वो इसके बारे में एक एक करके हम बात कर लेते हैं। जैसे कोल्ड है, जुकाम है। आपको जुकाम जो है वो अगर मान लेते कोई एक पर्सन को आपको जुकाम हो गया है आपकी फैमिली में, तो देखेंगे आपकी लगभग हर पर्सन को जुकाम होगा ही होगा। क्या ऐसा आपने ऑब्जर्व किया है? यस सर। यस सर। ये इसलिए होता है क्योंकि जो वायरस है उस कोल्ड के लिए वो रिस्पॉन्सिबल वायरस है, वो क्या करता है, वो ट्रांसमिट होता है, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट होता है। तो अगर जो किसी पर्सन को कोल्ड है, अगर हम उसको आइसोलेट कर दे कुछ टाइम के लिए, एक हफ्ते के लिए, तो देखेंगे कि उससे जो जो कोल्ड है वो दूसरे लोगों को नहीं फैलेगा, वो वहीं तक सिमट के रह जाएगा। इन्फ्लुएंजा फ्लू होता है एक तरीके का। और बहुत सारे जो कफ हैं, कफ खांसी है, ये सभी किससे कॉज होती हैं? ये आपके वायरसेस से कॉज होती है। जैसे कुछ और डिजीजेस हैं, जैसे कि पोलियो है और अपना चिकन पॉक्स है, ये सभी आपके वायरस से होते हैं। ये सभी आपके वायरस से फैलने वाले डिजीजेस हैं। मलेरिया भी आपका वायरस से फैलने वाला है। डिजीज लाइक डिजेंट्री एंड मलेरिया। डिजेंट्री के बारे में एक बार थोड़ा सा हमें डिटेल में बात करनी पड़ेगी, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मलेरिया जो है वो भी आपका एक क्या है, वो आपका बैक्टीरिया से फैलने वाला डिजीज है, सॉरी प्रोटोजोआ से फैलने वाला डिजीज है। प्रोटोजोआ से ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, या अभी नहीं पूछे जाते हैं, या आपके जो हायर क्लासेस आप जब जॉब के लिए अपियर करते हो ना, तब आपके जब टेस्ट होते हैं उसमें ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वायरस से कौन सी बीमारी होती है, प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है, और बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है।
यस मोहित। सर डिजेंट्री के बारे में फिर से थोड़ा सा बताइएगा। डिसेंट्री बेटा एक क्या होता है, एक डिजीज होता है, इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती हैं, जो आपकी आंतें होती हैं ना, इंटेस्टाइन होती हैं, वो सूजने लग जाती हैं, उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, और इससे जो ब्लडी डायरिया होता है, मतलब समझ रहे हो, ब्लडी डायरिया, डायरिया जो होता है, लूज मोशंस, एंड दैट टू उसमें ब्लड जो है वो निकलने लगता है, दैट इज डिसेंट्री। ठीक है, ओके सर। ओके। चलिए, टाइफाइड जो है, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जो है, ये आपके बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, ये बैक्टीरिया की मदद से जो है वो फैलते हैं। चलिए अब बात करते हैं, देखिए कुछ मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ अब, इनसे इन पिक्चर्स को देखिए और देखिए इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बैक्टीरियाज का, डिफरेंट बैक्टीरियाज का, वायरसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। विजिबल? यस सर। जो 2.1 फिगर है, इसमें जो आप देख पा रहे हैं, ये आपके बैक्टीरिया हैं डिफरेंट टाइप के। दीज आर योर डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया। Sorry, see this, these are your different kinds of bacteria. स्पाइरल, जो स्पाइरल की शेप में होते हैं, और ये रोबोट शेप बैक्टीरिया। अभी एक देखिए अपडेट आया है कि इंडिया में जो है कल 2.73 लाख जो है न्यू केसेस आए हैं, 2.73 लाख। अभी जो है पीक आया नहीं है, पीक आएगा मई में, जब हमारी कंट्री के अंदर लगभग, कल मैं एक देख रहा था वीडियो यूट्यूब पे ऊपर और रिलेटेड टू दिस कोविड, कि जब हमारी कंट्री के अंदर 3.5 to 4 लाख के केसेस डेली आने लग जाएंगे, तब समझ लीजिएगा पीक आ गया, और उस पीक को आने में लगेगा लगभग 1 महीना। तो आप सभी जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, जितने भी कोविड बिहेवियर है उसको मेंटेन करके रखिए, क्योंकि कोविड जो है वो फैलेगा तो बहुत रैपिड रेट पे फैलता है। आप देख रहे हैं कि अभी जो है ये यूथ को बहुत परेशान कर रहा है, जैसे कि बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा होती है। ओल्ड लोगों को क्या लग गई, वैक्सीन लग गई है, लगभग लग ही रही है ओल्ड लोगों को वैक्सीन। ओल्ड लोग जो अपने घर पे रहते हैं, तो ये जो यूथ है आपका, जो 14 प्लस, 14 से आपका आपका लगभग 45 तक के बीच के जो लोग हैं, उन पे ये बहुत ज्यादा अटैक कर रहा है। तो आप सभी उस एज में अगर आते हैं, अगर नहीं भी आते हैं, उससे 1-2 प्लस माइनस है, तो उसमें रहिए, प्रोटेक्शन अपने आप को, उस थॉट प्रोसेस में रहिए कि आपको भी हो सकता है, और आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। डू नॉट गो आउटसाइड, अगर आपको जरूरत नहीं है तो, जरूरत नहीं है तो आप अपने घर पे रहिए, अपने जो कोविड बिहेवियर उसको मेंटेन कीजिए, मास्क पहन के रखिए, और अपने हैंड्स को सैनिटाइज करके रखिए। सिट्रस फ्रूट्स खाइए, विटामिन सी रिच जो फ्रूट्स होते हैं ना, ये क्या काम करते हैं विटामिन सी रिच फ्रूट, आपने पढ़ा होगा 6th क्लास में। क्या सर? विटामिन सी रिच फ्रूट जो है वो हमारे क्या हेल्प करते हैं? स्कर्वी को बचाने में। सिर्फ स्कर्वी नहीं, ये हमारे हर टाइप की डिजीज से फाइट करने में हेल्प करते हैं। तो संतरा जो है आप रोज खाइए, रोज एक संतरा खाइए, नींबू पानी पीजिए। ये सभी क्या करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे किसी भी वायरस से बचाने के लिए। ठीक है, सिट्रस फ्रूट डेली खाने हैं, डेली खाने हैं आपको सिट्रस फ्रूट, मेक इट अ हैबिट। सिट्रस फ्रूट आपको खाने ही खाने हैं। नींबू पानी पीना है डेली। अब नींबू पानी में चीनी मत घोल के पी लेना, सिर्फ नींबू पानी। ये आपको क्या करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेगा। मूंग दाल जो है उसको खाइए, ये सभी चीजें हैं जो आपको खानी चाहिए। और उसके अलावा एक्सरसाइज कीजिए, जर्मिनेट करके ना, जर्मिनेट करके, बिल्कुल, बहुत अच्छा अनुष्का, जर्मिनेट करके खाइए उसको। उसके अंदर आप नींबू डाल के खा सकते हो। उसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है ना, बाबा रामदेव कराते हैं, यस सर। वो एक्सरसाइज कीजिए। वो एक्सरसाइज करने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बेसिकली जो ये कोविड-19 डिजीज, मैं आपको कोविड-19 जो है ये क्या कर रहा है, आपके लंग्स पे अटैक कर रहा है, लंग्स पे अटैक कर रहा है, आपकी बॉडी को जो है वो लेस इम्यून बना रहा है। तो आप वो चीजें कीजिए ना जिनसे आपकी बॉडी इम्यून हो, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है वो प्रोटेक्टेड रहेगी। ये बात सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, इस बात को अपने फैमिली मेंबर्स को भी बताइए, जो बाहर जाते हैं काम करने, उनको बताइए कोविड बिहेवियर कितना जरूरी है। अगर आप कोविड बिहेवियर मेंटेन करते हैं तो आपकी हेल्थ जो है बहुत अच्छे से रहेगी। ठीक है, चलिए यस सर।
चलिए आगे बात करते हैं, लेट्स डिस्कस ओके मोर। सर। आपको कुछ, जी मोहित बताइए। सर ये फिगर 2.2 के ऊपर सर एक नाम है, कनामी डोमानस, सर क्या है ये? ओके लेट मी चेक। I want to give you the right pronunciation, so let me check it. Of green algae consisting of about 325 different species. How do you go about pronouncing it? Chlamydomonas. 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 Basically, this is a type of algae. Let me show you. Chlamydomonas. बायोलॉजी में यही दिक्कत है। चलिए मोहित, जी सर। क्लैमी, CHLAMY, Chlamydomonas. दिस इज अ टाइप ऑफ एल्गी, ये एक आपकी एल्गी का टाइप है। देखिए प्रोटोजोआ के टाइप होते हैं आपके अमीबा और पेरामीशियम, ठीक है। और आपके जो है ये फंगाई जो आपके ब्रेड पे लगती है, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, ठीक है, एस्पेरिगिलियस। these are different type of your फंगाई। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये देखिए, ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी ऑफलाइन जो ऑनलाइन क्लासेस है उनके लिए, इस टाइप के वायरस, ठीक है। These सर ये are एंटीना से मिलकर सर। ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, अब क्यों है कैसे है ये तो क्या बताएं, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? जी सर। चलिए यस सर। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये रहते कहाँ पे, वेयर डू दे लिव। चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं इन सभी के बारे में। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आपके सिंगल सेल बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ एल्गीज जो होती हैं, कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं, मतलब उनके अंदर यूनिसेलुलर पता है ना क्या होता है? क्या सर? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब होता है अ सिंगल सेल। जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिर्फ सिंगल सेल बॉडी होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब दे आर लाइक अमीबा। यस वेरी गुड, अमीबा। अमीबा भी जो है आपका एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल हो सकते हैं, बैक्टीरिया जैसे कुछ कुछ एल्गीज होती हैं, कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं, या फिर मल्टी सेलुलर हो सकते हैं जिसके अंदर बहुत सारे सेल हो सकते हैं, जैसे कि एल्गी हो सकती है, फंगाई हो सकती है। ये सभी टाइप के एनवायरनमेंट में मिलते हैं, ये सभी ऑलमोस्ट सभी टाइप के एनवायरनमेंट में मिलते हैं। ये आपके आइस कोल्ड क्लाइमेट में मिलते हैं, कुछ हॉट स्प्रिंग में मिलते हैं, डेजर्ट में मिलते हैं, ऐसी जगह पे मिलते हैं जहाँ पे आपका कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा बट दीज वायरसेस विल। ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी जो है, ह्यूमंस के अंदर भी ये सब चीजें मिलते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स व्हाइल दे एग्जिस्ट फ्रीली, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एग्जिस्ट तो फ्रीली करते हैं लेकिन वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर वो एग्जिस्ट करते हैं, राइट? जी सर। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे ऊपर क्या इफेक्ट डालते हैं। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इनका। कुछ जो है हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है और कुछ जो है हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। अब हम इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। आपने चैप्टर का नाम पढ़ा है क्या है? यस सर। क्या है चैप्टर का नाम? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड और फोe। फ्रेंड और फो। फ्रेंड और मतलब दोस्त या दुश्मन, दोस्त और दुश्मन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। धीरे धीरे हम इस चैप्टर में जब आगे बढ़ते जाएंगे तो यू विल लर्न मोर अबाउट दैट। चलिए अभी देखिए, आप लोगों में से कितने लोग जो है छोले भटूरे खाते हैं?
कैसे? छोले भटूरे खाते हैं ना। अभी आपसे तैयार Yes, रहिए, sir. अभी मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। चलिए वापस से आते हैं अभी फ्रेंडली ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनका बहुत ज्यादा यूज हम करते हैं अपने किचन में, सबसे ज्यादा यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जैसे कि दही। Am I audible? Yes, sir. Yes, Yes, sir. You are audible. लास्ट वर्ड्स क्या थे मेरे? फ्रेंडली। ओके, फ्रेंडली। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये दे आर वेरी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ फ्रेंडली होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हम फ्रेंडली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनका बहुत ज्यादा बहुत वेरियस पर्पसेस है उनका, बहुत वेरियस जगह पे उनका यूज होता है। सबसे ज्यादा यूज जो होता है उनका उनका हमारे किचन में होता है। तो हमारे किचन में अगर हमें दही बनानी है, ब्रेड बनाने हैं, केक बनाने हैं, अल्कोहल बनानी है, तो उन सभी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत ज्यादा यूज है। आप देखिए ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज जो है ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी होता है। जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो है जैसे वेजिटेबल के छिलके हैं, एनिमल्स के जो जब एनिमल मर जाते हैं तो उसको जब वो डिकम्पोज होने लग जाता है तो कौन हेल्प करता है उसको डिकम्पोजिशन में? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हेल्प करते हैं। पीसेस जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसको कौन डिकम्पोज करने में हेल्प करता है? दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे हेल्प। इनको क्या करते हैं, वो हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंसेस में जो है उसको तोड़ देते हैं। कौन करता है? बैक्टीरिया करते हैं। बैक्टीरिया जो है उसका हम करते हैं, मेडिसिन बनाने में भी करते हैं। तो आप देखिए क्या क्या कौन कौन सी चीजें हैं हम किचन में भी यूज करते हैं, हम फार्म में भी यूज करते हैं, हम मेडिसिन बनाने में भी इसका यूज करते हैं, और हम इसको सॉइल की फर्टिलिटी को भी फिक्स करने में भी करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया था, याद है किसी को? राइजोबियम. वेरी गुड, वेरी गुड। राइजोबियम बैक्टीरिया जो था, राइजोबियम जो क्या करता है, वो सॉइल के साथ, सॉइल के अंदर जो उसका जो न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन वैल्यू है उसकी बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, सॉइल जो है ज्यादा फर्टाइल बन जाती है। अब वापस से आता है हमारे किचन के अंदर। किचन के अंदर हमें बनानी है दही। दही बनाने के लिए आप में से कितने लोग जो है दही जमाने की जो आर्ट है उसको जानते हैं? सर मैं. बताइए अनुष्का, कैसे जमाते हैं दही? हेलो, सर एक बार फिर से बोलिएगा। दही कैसे जमाई जाती है? अनुष्का, आई थिंक शी, यस सर. बताइए दही को कैसे जमाया जाता है? सर पहले तो दूध को गर्म किया जाता है और फिर उसके बाद गर्म करके उसको ठंडा करके और फिर उसके बाद जो दही थोड़ा सा रहता है उसमें डाल दिया जाता है, अब या तो दही, फिर नींबू. नींबू, ओके। नींबू से बेटा दूध फट जाता है। नींबू से नहीं सर, उससे भी. अतुल्य कुछ बोल रहे हैं, बताइए अतुल्य। सर नींबू डालने से बन जाएगा। बन जाता है? आई हैवंट ट्राइड, मैंने ट्राई नहीं किया ये वाला, बट चलिए हम करते हैं इसको कभी ट्राई। उससे भी होता है उससे पनीर तो बनाया है मैंने। सर, अगर दही थोड़ा सा ना हो तो उससे भी बन जाता है. ठीक है, ओके, आई विल ट्राई इट। ओके सर. ठीक है, देखिए जो आपके दही के अंदर एक बैक्टीरिया, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें से जो दही को बनाने में हेल्प करता है वो आपका है बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया है दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। वो कर्ड को बनाने में हेल्प करता है। ये क्या करता है, ये मिल्क के अंदर अपने आप को फैला लेता है, मतलब कि जो अपनी जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ा लेता है। और इसको बढ़ाने के बाद जब मिल्क के अंदर इसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो क्या करता है, वो दही में इट कन्वर्ट्स इनटू कर्ड। बैक्टीरिया जो है वो उसका यूज चीज बनाने में भी किया जाता है, अचार बनाने में भी किया जाता है, दूसरे फूड आइटम्स बनाने में भी उसका यूज किया जाता है। जो सूजी है, सूजी की जो इडली है, भटूरा है, उन सभी को बनाने में आपके बैक्टीरिया का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब बैक्टीरिया और जो यीस्ट होते हैं ये फर्मेंटेशन, राइस की जो इडली होती है उसको फर्मेंट करने में भी काम आते हैं। डोसा जो होता है उसको जो डोसा बैटर जो होता है जिससे डोसा बनता है, उस बैटर को बनाने में हेल्प करते हैं।
अभी आप में से कोई बता रहा था उसको कि उनको छोला भटूरा खाने में बड़ा मजा आता है, तो भटूरे को बनाने का प्रोसेस किसी को पता है? नो से। चलिए ठीक है, यस सर। पता है मोहित? हाँ सर, थोड़ा सा। बताइए। वेरी गुड। सर एक्चुअली सर वो मैदा में सुबह में मैदा को गूंथा जाता है और दही के साथ उसे मिक्स करके पूरा दिन भर किया जाता है। वेरी गुड। फिर शाम को उसे फिर निकाल कर बाकी जो भी रिफाइन या फिर जो भी चीज में उसे छान कर बना लिया जाता है। वेरी गुड। देखिए यीस्ट जो होता है, बहुत बढ़िया बताया मोहित, बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है। यीस्ट जो होता है ये क्या करता है, ये बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करता है। यीस्ट के यूज जो है आप अल्कोहल बनाने में भी कर सकते हैं। तो आप अपने घर पे अल्कोहल बनाने की कोशिश मत करना, वो इलीगल भी है, और अगर प्रोसेस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया ना तो फिर वो कुछ और बन जाता है। तो अल्कोहल से दूर रहना है। यीस्ट जो है वो हम भटूरे बनाने में कैसे यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। यीस्ट जो है इट प्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब यीस्ट जो है वो सांस लेता है तो क्या करता है वो, जी अनुष्का बताइए। सर यीस्ट कौन सा टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? यीस्ट बेटा आपका बैक्टीरिया। यस आई गेस सो, आई हैव टू चेक, मैं इसको चेक करके बताता हूँ आपको, ठीक है। ये यीस्ट जो है ये क्या काम करता है, ये रैपिडली, बहुत रैपिडली ये रिप्रोड्यूस करता है, और ये जो है कार्बन रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बाहर निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको प्रोड्यूस करता है। अब देखिए जब आपका जो डो होता है वो बढ़ जाता है, वो बड़ा हो जाता है, क्यों बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो है एयर बबल्स जो है, कार्बन डाइऑक्साइड के एयर बबल्स जो है वो बन जाते हैं। This is the basis of use of yeast in baking industry for making breads and pastries and cakes. तो yeast जो है इसका बहुत ज़्यादा use होता है breads बनाने में, और it is used in the making of pastries and in the making of cakes. तो yeast जो है बहुत ज़्यादा useful है, बहुत ज़्यादा useful है आपका yeast। सर स्पेलिंग? YEAST। फंगस है बेटा ये। सर प्रीवियस चैप्टर में यीस्ट का मतलब कुछ और ही था। यीस्ट जो है बेटा आपका फंगाई में आता है। अनुष्का यीस्ट जो आपका फंगाई में आता है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके चलिए, अब जो है नेक्स्ट क्लास में चलिए लास्ट टॉपिक है इसका जो मैं बता देता हूँ, फर्मेंटेशन का प्रोसेस बता देता हूँ। अल्कोहल से जो बात निकली थी उसको पूरा करते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इन सभी का यूज अल्कोहल फॉर्मेशन में भी होता है, वाइन बनाने में होता है। एसिटिक एसिड जो आपका विनेगर होता है ना, जो खाने में डलता है विनेगर, उसमें भी इसका जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। यीस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। तो अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए आपका यीस्ट का जो है उसका भी यूज होता है। अब यीस्ट को नेचुरल शुगर्स में, नेचुरल शुगर्स जो है उससे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, उसको फर्मेंट कर देते हैं, उसको सड़ा देते हैं। और जैसे कि बार्ले होता है, व्हीट होता है, राइस होता है, जो आपके फ्रूट जूस होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको ये फर्मेंट कर देते हैं, और फर्मेंट करके उनके जो शुगर होते हैं उनके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उसको अल्कोहल में चेंज कर देते हैं। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल। देखिए इसमें एक्टिविटी दी गई है जिसमें आप लोग भी जो है अपने घर पे जो अल्कोहल है उसको फॉर्म कर सकते हैं, बट ये अल्कोहल जो ये कंज्यूमेबल नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूँ। कंज्यूमेबल अल्कोहल बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा बहुत ज्यादा अलग होता है इस वाले प्रोसेस से। शुगर जो है जब उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, कौन करता है, यीस्ट कर देता है। ये पूरी प्रोसेस जिसमें शुगर जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। इस फर्मेंटेशन की खोज की थी लुइस पास्चर ने 1857 में, ठीक है। इससे आगे वाले जो मेडिकल यूजेस हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जी मोहित बोलिए।
सर ये जो अल्कोहल प्रिपेयर होगा सर, ये हार्मलेस होगा या फिर नहीं? इट डिपेंड्स कि आपने कौन सा जो है शुगर जो है वो लिया है। इट कुड बी हार्मफुल। अगर ये देखिए जो अल्कोहल लोग ड्रिंक करते हैं वो होता है इथेनॉल, इट इज इथेनॉल। और उसके अलावा जो भी अल्कोहल होता है दैट इज नॉट ड्रिंकेबल, वो ड्रिंकेबल नहीं है। आपने अभी हैंड सैनिटाइजर के इंग्रेडिएंट्स देखे हैं, उसके ऊपर पीछे कौन कौन सी चीजों से मिलके बना है वो? यस सर। नो सर उसमें लिखा होता है 80% अल्कोहल, 40% अल्कोहल, 50% अल्कोहल, यस सर है ना? यस सर वो अल्कोहल कौन सा सब होता है, वो अल्कोहल कौन सा होता है, ये क्वेश्चनेबल डिबेट हो सकता है। अल्कोहल जो लोग कंज्यूम करते हैं वो होता है आपका CH3CH2OH, CH3CH2OH। इसके बारे में आप डिटेल में क्लास 10th में पढ़ोगे, बट मैं आपको थोड़ा सा अभी बता देता हूँ क्योंकि अभी बात निकली ही है। तो CH3CH2OH होता है आपका इथेनॉल। इथेनॉल जो है ये ड्रिंकेबल है, इसको वाइन, सिंपली वाइन भी बोला जाता है। इथेनॉल क्या काम करता है, इथेनॉल को लोग पीते हैं, इट इज ड्रिंकेबल। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपने न्यूज में सुना होगा कि इतने लोग जहरीली शराब पीने से मर गए, है ना? जी सर। बिहार यस में, सर बिहार में तो बहुत होता था पहले ये। साउथ इंडिया में होता है, पंजाब में भी हुआ है अभी रिसेंटली। तो ये क्या होता है कि लोग जो है प्रोसेस में, जब देखिए अल्कोहल बनाना इजी है, लेकिन अल्कोहल सही बनेगा ये जो है ये प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने प्रोसेस में कितनी सावधानी बरती है। अगर उसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाती है तो आपका इथेनॉल की जगह मिथेनॉल बन जाता है। मिथेनॉल जो है वो आपका मीथेन, मीथेन का अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं उसको। इट इज पॉइजनस, वो जहरीला होता है, उसको पीने से लोग मर जाते हैं। तो इथेनॉल जो है इट इज ड्रिंकेबल, इसके अलावा कोई भी अल्कोहल ड्रिंकेबल नहीं है। तो आपके जो हैंड सैनिटाइजर होता है तो उसके ऊपर देखना क्या लिखा है, कौन सा अल्कोहल है। ये मैं आपको दूसरा टास्क दे रहा हूँ आज का। तो एक बार टास्क कौन कौन से दिए मैंने वो रिवाइज करा दीजिए। सबसे पहला टास्क कौन सा था, आपको पता लगाना है कि वायरस कौन सा है। यस मोहित? सर फर्स्ट था 1 माइक्रोमीटर को मीटर में चेंज करना। हाँ, 1 माइक्रोमीटर को मीटर में चेंज करना है। दूसरा है आपको कोविड जो वायरस है उसका नाम पता करना है। तीसरा ये वाला टास्क है आपको, जो आपके हैंड सैनिटाइजर के पीछे जो आपका लिखा होता है अल्कोहल, वो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा अल्कोहल है। मोहित आप कुछ पूछना चाह रहे हो, यस सर। बताइए। सर परफ्यूम में भी सर अल्कोहल का इस्तेमाल होता है ना? यस, सर तो उसमें का भी सर एक्सपायरी होता होगा क्या, मतलब कि बिल्कुल वो भी जहरीला तो बिल्कुल नहीं हो सकता? बिल्कुल जहरीला नहीं। देखिए कोई भी चीज जो है एक्सपायर होने का मतलब ये होता है कि वो जो उसका बेस्ट जो फॉर्म है वो उसी फिक्स्ड डेट में रहेगा। उसके अलावा जो अगर आप उसको कंज्यूम करते हो तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, राइट? बेस्ट रहेगा, आपने देखा होगा कि कौन उसमें। से टाइप का होता है अल्कोहल? अनुष्का यू वर नॉट ऑडिबल। हेलो यस, सर जो परफ्यूम में यूज होता है अल्कोहल वो कौन से टाइप का होता होगा? सेम, इथाइल अल्कोहल। इथाइल ओके सर अल्कोहल के बहुत सारे यूजेस हैं, इथाइल अल्कोहल के बहुत सारे यूजेस हैं, बट वी कैन सर्च सर ऑन आपकी सर दिस। आवाज आपकी क्लियर वॉइस नहीं आ क्लियर रही है। नहीं है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर इथाइल अल्कोहल के बहुत सारे यूजेस हैं, इसके मेडिकल यूजेस भी हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और परफ्यूम के बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? चलिए एक एक करके सब अपनी अटेंडेंस दे दीजिए मुझे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। गिव मी योर अटेंडेंस। सर फिर से आपकी आवाज फंस रही है। ओके, लेट मी टाइप। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।